हाय डियर स्टूडेंट, इस पेपर को और आगे बढ़ाते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। बोर्ड एग्जाम 2023 गणित का प्रश्न पत्र किस रूप में उसका स्वरूप होगा उस पेपर में एक बार आप पूरा समझ लेंगे, देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि कहाँ से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है और कौन क्वेश्चन कितने नंबर का डियर स्टूडेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 16 तक 2 मार्क्स के हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का है। आइए सॉल्व करते हैं। दिया गया है गिवन दैट HCF 306 का और 657 का HCF कितना है 9 है और उनका LCM कितना है वो फाइंड आउट करना है। दो संख्याओं का HCF वो दिया हुआ है तो LCM उनका निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं दो संख्याओं का एक सूत्र आप जानते हैं डियर स्टूडेंट। दो संख्याओं का HCF इंटू दो संख्याओं का HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, इस सूत्र को आप तैयार कर लीजिए। आपको यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप तैयार रखिए कि HCF और LCM का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक हो गया, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो HCF कितना है, HCF 9 है, 9 इंटू LCM किस किस का 306 657 इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन है 306 और 657, तो लिख दीजिए 306 इंटू 657, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो आप LCM उनका निकालना है, फाइंड LCM। तो LCM कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, LCM किस किस का 306 और 657 का LCM कितना हो जाएगा, ये 9 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है ये इनके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इनके हर में आ जाएगा 657/9। ठीक है, अब 9 से काट लीजिए, 9 3 27, 3 बचा 36, 9 चौके 36, तो ये बराबर हो गया आपका 34 इंटू 657। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 657 और 34 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। $12,338। फिर से देखो, 2 1 9 8 3 22 22,338। तो ये मल्टीप्लाई होगा कि कितना हो गया 22,338। इन दोनों का LCM याद है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा सरल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी 2 मार्क्स का है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। शून्यकों का योग है -3 और शून्यकों का गुणनफल है 2। ठीक है,
multiplication of the zeros are -3, sorry, addition of the zeros are -3 and multiplication of the zeros are 2. You have to find the quadratic polynomial. ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से आप करेंगे. यदि मैं ये लिखूं कि यदि अल्फा व बीटा बहुपद के शून्य हैं, बहुपद के शून्य हैं. आप जानते हैं बहुपद के शून्य क्या हुए? व्हाट आर द जीरोस? यदि मैं बहुपद में अल्फा रखूंगा एक्स की जगह तो वो बहुपद जीरो हो जाएगा. यदि उस बहुपद में मैं बीटा रखूंगा एक्स की जगह तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो इनको आप शून्य भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं और हल भी कहते हैं जब समीकरण की बात आती है. तो यदि अल्फा बीटा बहुपद के शून्य का है तो इसका मतलब क्या क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2. ठीक है, शून्यकों का योग -3. हमने कहा अल्फा बीटा जीरोज हैं, शून्य का है, तो अल्फा प्लस बीटा -3 और उनका गुणनफल अल्फा बीटा कितना हो गया? 2. ठीक है, तो बहुपद द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? द्विघात बहुपद ध्यान रखेंगे आप, द्विघात बहुपद हो जाएगा डियर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. यह आप ध्यान रखना, जब द्विघात बहुपद निकालना तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा गया एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल. तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, देखो अल्फा प्लस बीटा -3 है तो -3x प्लस अल्फा बीटा है 2, या इसको आप लिख देंगे कितना? देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. वो जो बहुपद आपके पास आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. बस वेरी सिंपल, इसको आप याद रखिएगा. तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डियर स्टूडेंट एग्जाम में आएंगे. चलिए और क्वेश्चन देखते हैं. डियर स्टूडेंट, पेपर में कुछ आपको ऑप्शन भी मिलेंगे प्रश्न के. जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसमें या तो ये वाला क्वेश्चन करो या ये वाला करो, अथवा जब अथवा लिखा रहेगा और लिखा रहेगा तो या तो ये करिए या ये करिए, दोनों नहीं करने हैं, एक ही करेंगे. तो चलो मैंने तो ये भी कर दिया और ये भी आपको बताता हूं. अथवा वाला भाग देखिए. द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द्विघात समीकरण जो चर है ना उसकी घात देखो 2 है, इसको द्विघात समीकरण कहेंगे. ठीक है, तो इसके मूल ज्ञात करने. मूल बोलो, शून्यक बोलो, हल बोलो, एक ही बात है. ठीक है, जीरोज बोलो, रूट बोलो, सॉल्यूशन बोलो, ठीक है, एक ही बात. तो देखो इसको सॉल्व करते हैं कैसे? ट्राइनोमियल से, त्रिपदी से. क्या करेंगे? इस -x के 2 हिस्से करिए जिनका जोड़ या घटाना तो -x हो जाए और गुणा कितना हो जाए? इस -2 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x स्क्वायर. 6x स्क्वायर का गुणा -2 में करिए तो ये हो गया -12x स्क्वायर. -12x स्क्वायर कैसे? 2 पार्ट करिए जिनको प्लस या माइनस करने पर -x आ जाए. जैसे मैं लिख दूं -4x प्लस 3x, तो -4x प्लस 3x कितना हो? -x हो. -4x प्लस 3x कितना हो? -x हो. ठीक है, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 इंटू 3 -12 और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर. तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आया और इसमें से ये प्लस किया तो ये -x आ गया. तो कैसे लिख दूंगा? 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 6x स्क्वायर यही है, -2 वही है, -4x प्लस 3x आपका -x होता है, कोई चेंज नहीं इक्वेशन. ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन आ रहा है
2x कॉमन आ गया तो होगा 3x माइनस 2। 2x कॉमन हो गया तो 3x माइनस 2, 2x कॉमन ले लेना क्योंकि 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो 2 बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स, तो 2x बाहर आ गया, यहाँ पर बच गया 3x माइनस 2x, 2x अब 4x में 2x बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना बचा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं 1 ले सकता हूँ, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ कॉमन है तो इसका मतलब 1 कॉमन है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया 3x माइनस 2 कॉमन है दोनों में, इसमें अंदर क्या बच गया 2x प्लस 1 बच गया, दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में ये कॉमन है, तो ये मैंने बाहर ले लिया, यहां बच गया 2x प्लस 1। अभी दो फैक्टरों का गुणा 0, जब दो गुणनखंडों का गुणा 0 होता है तो या तो ये 0 है या ये 0 है। तो यदि इफ क्या लिख दूंगा मैं 3x माइनस 2 बराबर 0, तो इसका मतलब हुआ 3x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है। और दूसरा देखिए आप, दूसरा पार्ट देखिए, यदि ये वाला 0 है तो कितना हो जाएगा आप देखिए डियर स्टूडेंट, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब प्लस 1 आ जाएगा -1 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -1 या x इज इक्वल टू ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा -1/2। तो x की एक वैल्यू 2/3 आई और x की एक वैल्यू -1/2 आई, तो x इज इक्वल टू 2/3 रखूंगा इसमें तो ये 0 हो जाएगा, और x की जगह -1/2 इसमें रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यही इसके दो क्या आ गए, ये मूल आ गए। इसके मूल बोलो, शून्यक बोलो या हल बोलो, एक ही बात है। तो आप लिखेंगे समीकरण के मूल, लास्ट में आंसर लिख दीजिए रूट्स ऑफ द इक्वेशन, समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ द इक्वेशन हो गए डियर स्टूडेंट 2/3, एक तो 2/3 आ गया, ये कितना आ गया -1/2। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जब ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब इसको हल करेंगे तो दो मूल आएंगे। क्वाड्रेटिक जब घात 2 है ना x की मैक्सिमम अधिकतम, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दो क्या आएंगे, दो मूल आएंगे। दो मूल बोलो, दो हल बोलो, दो शून्य बोलो, एक ही बात है। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2/3 और -1/2, इसके क्या हो गए डियर स्टूडेंट, मूल हो गए। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए डियर स्टूडेंट, यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्रीज, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इफ tan a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्रीज वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, न्यून कोण है 2a, तो a की वैल्यू निकालिए। ये है सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्रीज, यहां पर हम यूज करेंगे, आपने पढ़ा है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ये आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा, मैं इस cot को tan में बदल दूंगा। cot है नहीं, cot को tan में कैसे बदलूंगा मैं लिख दूंगा cot, मैं लिख दूंगा tan, मैंने कहा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ cot। अब आप देखो दिस इंप्लाइज दैट tan 2a इज इक्वल टू, cot को tan में बदलने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, tan 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री। इसको ध्यान से देखिए, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा,
ये पूरा थीटा है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये जो मैंने लिखा यही तो है, ये tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता, तो इसको मैंने इस रूप में लिख दिया। अब आप देखो, दिस इंप्लाइज दैट यहां भी tan है, यहां भी tan है, मैं tan यहां से भी हटा देता हूं, यहां से भी हटा देता हूं, तो मेरे पास हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री। क्या क्या मैंने क्या किया, यहां से भी 10 हटा दिया, 10 हटा दिया, तो यहां बच गया 2a और यहां ये बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, खोले इसको, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस a प्लस 18 डिग्री, ये माइनस से यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 2a प्लस a इज इक्वल टू 90 और 18 कितना हो गया 108 डिग्री। अब सॉल्व कर लीजिए, 2a प्लस a कितना 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री। यदि आप a का मान निकालना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, ये 3a के साथ मल्टीप्लाई में है, यदि आप a का मान निकालना चाहते हैं तो ये 3 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 108/3 काट लीजिए, 3 क्या 9, 3 छके 18, a इज इक्वल टू 36 डिग्री। a की वैल्यू 36 डिग्री आ गई, ये आपको निकालना था, a का मान क्या कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन। इसी में और अथवा या तो ये करना था या ये करना था एग्जाम में, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक हो गया। या तो एग्जाम में ये करना है या ये करना है, यदि ऐसा आएगा तो जहां पर अथवा लिखा रहेगा या तो ये वाला करेंगे या ये वाला। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें मैं इनइक्वालिटी का प्रयोग करूंगा। आपने सर्व समीका पढ़ी है, क्या पढ़ा आपने सर्व समीका, आपने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक सर्व समीका पढ़ी आपने, आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करता हूं, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, देखो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, इसको लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। सोचिए जरा है, जब तक मैं समझाता हूं तब तो आप सोचिए मैं कैसे लिख दिया। इसको लिखा मैंने साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ध्यान दीजिए, इसमें मैंने चेंज नहीं किया, मैंने ऐसे उतार दिया। इसके लिए मैंने क्या लिखा, ये जो 27 है, 27 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 63। लिख सकता नहीं लिख सकता हूं, 90 में 63 माइनस किया तो कितना आ गया 27, इसमें से माइनस करिए ये तो आएगा, तो 27 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर तो वही है, 27 की जगह मैंने लिख दिया 90 माइनस 63। क्यों लिखा, अभी आपके सामने बात आ जाएगी। यहां पर मैंने 17 को क्या लिखा, 17 डिग्री को लिख दिया 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। 90 में 73 माइनस करूंगा तो 17 आएगा, 10 में 3 गया 7, 8 में 7 गई। तो यहां पर मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको तो कॉस ही मैंने रखना था, कॉस स्क्वायर तो चेंज नहीं होगा, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर आ गया, और जो 17 डिग्री है उसको मैंने 90 माइनस कितना 73 डियर स्टूडेंट, 90 माइनस 73 ये लिखना है। 17 को क्या लिखना है 90 माइनस 73, और कॉस स्क्वायर रहेगा, इसमें मैंने चेंज नहीं किया। अब आप देखेंगे कि ऐसा मेरा करने का क्या उद्देश्य है। अब ध्यान दीजिए, देखिए इसको तो मैं ऐसे रहने दे रहा हूं, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन जैसे 10 90 माइनस थीटा, ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा।
तो साइन 90 माइनस 63 को क्या लिख दूंगा, साइन 90 माइनस 63 मतलब कॉस, ठीक है। तो कॉस, अरे स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाई, इसको देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता साइन थीटा, अब कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना 73 डिग्री प्लस, इसको तो ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां पर जो आएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री का मान 1, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, कहां से, इस आइडेंटिटी से, ठीक है। तो हो जाएगा 1/1 और अल्टीमेटली ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 1 इसकी वैल्यू 1, ठीक है। इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 - 1 -4 6 तथा -3 -5 हों। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 1 - 1 -4 6 एंड -3 -5। तो चलिए देखिए आप, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि कोई ट्रायंगल आपका ये है डियर स्टूडेंट, यदि इसके वर्टिसेस हैं x1 y1 ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, x2 y2 और सी पॉइंट है x3 y3। एक त्रिभुज है जिसके 3 शीर्ष, x1 y1 एक वर्टेक्स है, x2 y2 दूसरा वर्टेक्स है, x3 y3 तीसरा वर्टेक्स है। तो इस ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन बाय 1/2 इंटू x1, इस फॉर्मूले को याद रखिए, y2 माइनस y3, देखो x1 लिख दिया तो x1 के बाद y आएगा और ये 1 आ गया तो y2, याद करने के लिए x1 y2 के बाद y3, फिर x1 के बाद x2, ब्रैकेट के अंदर देखिए x2 के बाद, देखो x के बाद y, तो क्या 2 के बाद 3, y3 माइनस y1 प्लस x3 के बाद y1 माइनस y2, इसको आगे याद रखिए सूत्र। तो अब कितना हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, इस फॉर्मूले को आप जरा याद रखेंगे। ये जो है ये वाला वर्टिक्स है, इसको मान लेते हैं x1, y1, ये वाला जो वर्टिक्स है इसको मान लेते हैं x2, y2, और ये वाला जो वर्टिक्स है उसको मान लेते हैं x3, y3। इस वाले शीर्ष को x1 y1 से दिखा देते हैं, ठीक है, इस वाले शीर्ष को x2 y2 से दिखा देते हैं, और इस वाले शीर्ष को x3 y3 से दिखा देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए 1/2 इंटू x1 कितना है यहाँ पर देखिए 1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 कितना है, y2 है 6, तो 6 माइनस y3 कितना है -5, तो 6 -5 ऐसा लिख दीजिए, प्लस x2, तो ब्रैकेट आप चेंज कर लीजिए, चाहे यहाँ पर दो एक ही प्रकार के होगा ना, ऐसा लिख दीजिए इसको, प्लस x2 कितना है -4, तो -4 है तो ऐसा लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर y3 कितना है डियर स्टूडेंट, y3 है -5 माइनस y1 देखो -1, ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस x3 कितना है दैट इज -3, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा y1 माइनस y1 कितना है वहां देखिए -1 माइनस y2 कितना है, y2 है 6, बस सॉल्व कर लीजिए, भाई ये आंसर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब आप देखो इस ब्रैकेट के बाहर तो 1 है मल्टीप्लाई में, तो गुणा 1 से होगी तो उतना ही आ जाएगा, पर यहाँ देखो माइनस और
माइनस, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन में प्लस बन गया, तो 6 और 5 हो गया 11। ठीक है, इसको देखिए प्लस -4, ब्रैकेट के अंदर से कितना आ रहा है आप देखो, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर भी माइनस है, प्लस बन जाएगा, तो -5 + 1, ये हो गया -4। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, -4 आएगा ना, -5 + 1 हो गया तो -4। ठीक हो गया, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है, ये है -3, और ब्रैकेट के अंदर -1 और -6 हो गया -7, तो अब कितना हो गया 1/2 11। देखो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, तो 4 और 4 कितना हो गया 16 + 16, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 7 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया 21। तो प्लस कर लीजिए, 6 और 1 7 और 1 8, ये हो गया 1/2 इंटू, प्लस करिए डियर स्टूडेंट, 6 और 1 7 और 8, 2 3 और 4। ठीक है, काट लीजिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 24 वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट। अब हमको मात्रक पता नहीं है इसका, इसलिए वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग तो होगा। अब मात्रक अपनी ओर से लिख लीजिए, क्योंकि कुछ इकाई यहां पर दे रखी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके ये शीर्ष है, इस रूप में आप फाइंड आउट करें। ठीक है दोस्तों, आगे इसका 24। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन यहां पर ज्योमेट्री का है, इसको देखिए, दी गई आकृति इन द गिवन फिगर OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या दिया आपके पास, गिवन, हमारे पास दिया है डियर स्टूडेंट कि OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। मैं इसको कैसा लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं OA डिवाइडेड बाई OA, इसको मैं इसके नीचे लिया हूं, OC इज इक्वल टू OD, तो यही रहेगा, ये तो इसके नीचे आ गया, ये तो यही रहेगा, OD डिवाइडेड बाई OB। इसको ले गया इसके नीचे, इसको ले गया इसके नीचे, तो इसको तो लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। एक बात, दूसरी बात देखिए कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में समान होते हैं। यदि मैं दो रेखाएं ऐसे काट दूं तो ये वाला इसके बराबर होता है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, या ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक हो गया, अब ये आपकी क्वेश्चन नंबर क्या आ गई 2। अब ध्यान दीजिए, आपने वहां समरूप त्रिभुजों के लिए, सिमिलर ट्रायंगल के लिए कुछ थ्योरम पढ़ी कि समरूप कौन कौन त्रिभुज होते हैं। तो एक थ्योरम आपने ये पढ़ी होगी कि दो त्रिभुजों में यदि संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण आपस में क्या हो, बराबर। ध्यान दीजिए क्या कहने वाला हूं मैं, आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 को यहां सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए डियर स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या क्या हो रहा है, OA डिवाइडेड बाय OC। इस त्रिभुज की ये वाली साइड और इस वाले त्रिभुज की इस वाली साइड का अनुपात है AO बटे OC। इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और इस वाले त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात OA बाय OC
इज इक्वल टू ओडी। देखो इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और ओबी इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, इस साइड और इस साइड का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तथा ये वाला कोण इसके बराबर है। देखो इसका और इसका अनुपात जो है वही अनुपात इसका और इस भुजा का है। दो त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज कौन है, ये। तो इस वाले त्रिभुज में एओ भुजा, इस वाले त्रिभुज की ओसी भुजा, तो एओ बाई ओसी बराबर इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा ओडी डिवाइडेड बाई ओबी, इनमें बराबर अनुपात है। ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ डी बाई ओ बी, ये सब यहाँ है। और इनके बीच के कोण भी आपस में क्या है, ये वाला कोण आपस में बराबर है। देखो ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपने थ्योरम पढ़ी है, क्या थ्योरम पढ़ी आपने, दिस इंप्लाइज दैट, ऐसी स्थिति में त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। त्रिभुज ए ओ डी समरूप का चिन्ह है, समरूप है त्रिभुज सी ओ बी के। कैसे मालूम, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, देख रहे हैं, साइड एंगल साइड, इसी साइड का रेशियो, इस भुजा का अनुपात, ठीक है, इस भुजा का अनुपात और उनके बीच का कोण ये समान है। इस भुजा का इससे जो अनुपात है वही अनुपात इस भुजा का इससे है, और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और जब त्रिभुज समरूप हो गए डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उनके संगत कोण करिस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होते हैं। तो ये वाला कोण होगा इसके बराबर, कोण ए बराबर कोण सी, को ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ये वाला कोण इसके बराबर, या ये वाला कोण इसके बराबर, कोण डी इज इक्वल टू कोण बी, ठीक है। या जिस रूप में पूछा गया उस रूप में लिख दीजिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, या इसको पहले कर लीजिए इसको बाद में कर लीजिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। हो तो गया आपको, आया समझ में। तो इस रूप में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। चलिए और क्वेश्चन भी देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, केंद्र O वाले वृत्त का बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं इंग्लिश में यहीं से पढ़ लेता हूं। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to 2 angle OPQ. ठीक हो गया। सीधी सीधी बात यह है कि ये सर्किल है जिसका सेंटर O है, एक बाह्य बिंदु T है, T कोई बाह्य बिंदु है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है, यहां से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, TP और TQ। ठीक हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल PTQ ये वाला एंगल बराबर 2 एंगल OPQ, 2 एंगल OPQ, मतलब इसका डबल, इस एंगल का जब दोगुना किया जाएगा तो वो इसके बराबर आएगा। भाई ये प्रूफ करना है, ठीक है। आपने कुछ और अतिरिक्त जानकारी मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि किसी वृत्त में किसी बाह्य बिंदु से एक्सटर्नल पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और उनकी लंबाइयां सेम होती है, समान लंबाई, ठीक हो गया, समान लंबाई की होती है। यदि वृत्त पर बिंदु है तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, और यदि बिंदु वृत्त के अंदर है तो वृत्त पर कोई स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट T से एक स्पर्श रेखा TP है, दूसरी TQ है, इन दोनों को मैंने मिला दिया, केंद्र को मैंने यहां मिला दिया, ठीक हो गया। अब आप देखिए त्रिभुज इसमें PQT में
इन ट्राइंगल पी टी क्यू, देखो टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट्स हैं, ये स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट्स हैं ये, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है कि इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और आप जानते हैं कि ऐसी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां सेम होती हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। तो ये हो गया। अब इस ट्रायंगल में आप देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, तो ये क्या बन गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू टी कैसा ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो जब ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। इस साइड का ये वाला कोण, इस साइड के सामने का कोण ये वाला, और इस साइड के सामने का ये वाला कोण, ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसके सामने का ये वाला एंगल, इस साइड के सामने का ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, टी पी क्यू ये वाला एंगल इज इक्वल टू टी क्यू पी, इसके बराबर, ये इसके इक्वल है, ठीक है। माना लेट, क्या मान रहा हूं डिस्टेंस, लेट एंगल पी टी क्यू, ठीक है, पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा, मैंने इसको कुछ देर के लिए थीटा मान दिया, इस एंगल को मैं क्या मान दे रहा हूं, थीटा मान रहा हूं डिस्टेंस। तो अब मैं यदि निकालना चाहूंगा एंगल, आप देखिए डिस्टेंस कि एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस ट्रायंगल में यदि मैं इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करूंगा तो 180 आएगा, नहीं आएगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। और मैं क्या कर दूं डियर स्टूडेंट, ओ पी क्यू है ना, ठीक है, ओ पी क्यू, क्या 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 चाहिए था, पी टी क्यू इज इक्वल टू ओ पी क्यू, ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या लिख रहा हूं कि टी क्यू पी जो है, टी क्यू पी को मैं इसके बराबर रख देता हूं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह में ये लिख दूंगा, क्योंकि दोनों बराबर है नहीं, तो टी क्यू पी की जगह मैं टी पी क्यू लिख देता हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल टी पी क्यू प्लस, इसको मैंने क्या लिख दिया, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू, इस थीटा को मैं वहां ले लेता हूं 180 डिग्री माइनस थीटा। अब टी पी क्यू तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। यदि आप एंगल टी पी क्यू निकालना चाहते हैं तो ये 2 इनके नीचे चला जाएगा, 180 डिग्री बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। ये एंगल मेरे पास निकल गया, टी पी क्यू निकल गया डिस्टेंस कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। अब आप देखो, आप जानते हैं कि एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। टी पी ओ आपने पढ़ा हुआ है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। टेंजेंट्स मेक्स एन एंगल 90 डिग्रीज विद रेडियस। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण होता है, तो मैं 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब जो ये आपके पास TPO है, इसको मैं दो हिस्से में तोड़ लेता हूं। ये पूरा कोण 90 आ गया ना वो हमारे पास, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ता हूं, ये प्लस ये। आप देखिए एंगल OPQ प्लस
एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। जो ये टी पी ओ था इसके मैंने दो हिस्से कर दिए, दिस प्लस दिस, इसका नाम क्या है, ओ पी क्यू। ओ पी क्यू प्लस ये वाला एंगल ये टी पी क्यू, ऐसा लिख दिया। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल टी पी क्यू। यदि मैं इसको राइट हैंड साइड में ले लूँ और टी पी क्यू का वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ रखी है, तो यहाँ वैल्यू रख लीजिए कि एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, इसकी वैल्यू यहाँ से लिख देता हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। तो सॉल्व कर लीजिए, एंगल ओ पी क्यू खोले इसको 90 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2, इससे ये कट गया। एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा का मान कितना हो गया डियर स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। ये थीटा जो है ये दो का मल्टीप्लाई यहां हो गया, तो 2 एंगल ओ पी क्यू। अरे थीटा क्या है एक्चुअली, आप देखो थीटा क्या है, थीटा क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखिए थीटा एक्चुअली हमने कौन सा कोण माना हुआ था, थीटा ये वाला कोण, इसका नाम है पी टी क्यू। तो ये थीटा में लिख दूंगा कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, एंगल पी टी क्यू, थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। बस ये आपको प्रूव करना था, प्रूव। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए डियर स्टूडेंट। सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो लीप वर्ष को छोड़ते हुए। सविता एंड हमीदा आर टू फ्रेंड्स, what is the probability that both will have the same birthday excluding leap year? लीप ईयर नहीं लेना, लीप ईयर, लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप वर्ष बोलो अधिवर्ष बोलो, उसमें 366 डेज होते हैं, तो वो नहीं लेना है। इसका मतलब एक साधारण जो वर्ष होता है, तो आप जानते हैं एक वर्ष वन ईयर इज इक्वल टू 365 डेज होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, ये आप जानते हैं, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। यदि लीप ईयर होता तो 366 हो जाता, लीप ईयर नहीं। अब जो दोनों जो है सविता और हमीदा हैं, मित्र हैं, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्म एक ही है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे, दोनों का जन्मदिन एक ही है। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है। तो ऐसे साल में कितने दिन होंगे, आपका बर्थडे साल में कितनी बार आता है, एक बार आता है। ठीक है ना, तो यदि आपकी कोई फ्रेंड है और आप हैं और आप लोगों का बर्थडे एक ही दिन आता है, तो साल भर में कितनी बार आएगा, एक ही बार तो आएगा। जब एक ही है, एक ही दोनों का बर्थडे है, सेम डे है, इसका मतलब 365 में से एक दिन ऐसा है जब दोनों का बर्थडे है। ठीक है ना, बाकी दिन नहीं होगा। तो आप देखो दोनों का जन्मदिन एक ही हो की प्रायिकता, ठीक है, probability that both will have the same birthday, both will have the same birthday
कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आप जानते हैं प्रायिकता के नियम से अनुकूल संयोगों की संख्या बटे या अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल संयोगों की संख्या या अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, ऐसा लिखो, कुल घटनाओं की संख्या। ऊपर भी अनुकूल घटनाएं लिख दीजिए, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। अनुकूल घटनाएं कितनी हैं? एक ही दिन तो आ रहा है, अनुकूल 1 ओवर कुल घटना कितनी होगी? 365 डेज, तो 365 ये हो गया प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. माना ये आप देखिए, ये वाटर है, पानी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसमें ऋतु को क्या करना है? धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चलना है। ठीक हो गया? किसी बोट में बैठी है, जो भी, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब माना ये जो धारा है, माना नदी है, नदी इधर बह रही है, तो जब ऋतु भी इधर ही जा रही है तो इसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल। ठीक है, तब दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, तब वो तेज रफ्तार से जाएगी। और धारा इधर बह रही है, पानी इधर बह रहा है, और ऋतु उसके अगेंस्ट चल रही है, धारा आगे की ओर चल रही है, वो इधर की तरफ आ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? चाल घट जाएगी, धीरे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो मान लेते हैं, माना शांत जल में, स्टिल वाटर में, शांत जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, शांत जल में ऋतु की चाल, जब पानी नहीं चल रहा है तो माना ऋतु की तैरने की स्पीड क्या है? शांत जल में जब पानी नहीं चल रहा है, स्थिर पानी है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल क्या है? जब धारा बहने लग गई है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, डाउन स्ट्रीम में उसकी चाल क्या हो जाएगी? पानी x किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहा है और ऋतु भी उधर ही चल रही है। ऋतु तो क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा ऋतु की है, धारा की चाल है y किलोमीटर। ऋतु भी उधर ही जा रही है और धारा भी उधर ही बह रही है, तो दोनों चालें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगी। ठीक है, धारा के अनुकूल, जिधर धारा बह रही है उधर ही ऋतु भी तैर रही है, तो ऐसी स्थिति में दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब दूसरा देखिए, धारा के विपरीत ऋतु की चाल, स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ ऋतु इन अपस्ट्रीम, जब विपरीत दिशा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋतु की चाल घट जाएगी। क्यों, वो धारा की चाल कम हो जाएगी उतनी, धारा इधर बह रही है, ऋतु इधर आ रही है, तो घट नहीं जाएगा। ठीक है, ऋतु की स्पीड थी x, उसमें से धारा की स्पीड क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, कितना किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्टूडेंट आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, इसका यूज करेंगे। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, जब ऋतु धारा के अनुकूल चल रही थी तो उस समय उसकी चाल थी x प्लस वाई। ठीक है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही थी, तो दूरी थी 20 किलोमीटर और समय था 2 घंटा, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही थी, तो चाल ये तो होगी, चाल धारा के अनुकूल x प्लस वाई है, दूरी 20 किलोमीटर है, समय कितना है 2 घंटे में तय कर रही है, तो 2 2 साइन की 20, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी समीकरण देखो कैसी बनेगी, धारा के विपरीत देखिए, धारा के विपरीत चाल x माइनस वाई बराबर दूरी, अब दूरी कितनी है वो क्या कर रहे हैं, धारा के प्रतिकूल अपस्ट्रीम में 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही चल पा रही है। जब स्पीड x माइनस वाई है तो दूरी 4 किलोमीटर है और 2 घंटे में चल रही है, तो 2 दूनी 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अभी सॉल्व करनी है, इनको जोड़ दीजिए दोस्तों। आप जानते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2, इनको ऐड कर लीजिए, एडिंग जोड़ने पर, या लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो प्लस प्लस जब होगा तो प्लस और माइनस तो कट गया, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 10 प्लस 2 हो गया 12, x बराबर 12/2, 2 6 जा 12, तो x इज इक्वल टू 6। x का मान 6 आ गया, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x की जगह रख दो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y कितना हो जाएगा, ये प्लस 6 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा डियर स्टूडेंट 4। ठीक है, अब क्या है, x भी निकल गया, y भी निकल गया, x मैंने क्या माना हुआ था, ऋतु की चाल। ठीक है, स्थिर जल में तैरने की चाल किसकी, ऋतु की। ठीक है, तो लिख दीजिए स्थिर जल में चाल किसकी, ऋतु की, स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या थी डियर स्टूडेंट, x माना हुआ था, ये निकल गया मेरे पास 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा पूछा हुआ है धारा की चाल, कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आएगा समझ में, स्थिर जल में चाल ऋतु की 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट, ये अथवा में है। क्वेश्चन नंबर 17 की 2 पार्ट में, या तो वो वाला करें जो मैंने अभी सॉल्व किया अथवा, या तो इसको करें। ठीक है, ऐसे आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे अथवा में भी, तो या तो उससे पहले वाला करो या अथवा वाला करो, एक ही बात है, दोनों नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना आपको। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं, माना 2 संख्याएं x व y, let the 2 numbers are x and y।
अब प्रश्नानुसार देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार इनका योग, दो संख्याओं का योग, सम ऑफ दीज टू नंबर्स मीन्स एक्स प्लस वाई, ये तो हमारे हिसाब से आया। और वो उन्होंने क्या दिया हुआ है, योग है 27, सम है 27, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरे में क्या दिया हुआ है, और गुणनफल 182 हो, एंड प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 182, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है डियर, अब ध्यान आपको रखना है कि यदि दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं, जैसे यहां पर x और y है, ना हमको x मालूम ना हमको y मालूम, तो इनकी वैल्यूज निकालने के लिए कम से कम दो इक्वेशंस होनी चाहिए। केवल एक ही समीकरण होगी तो अनंत हल होंगे, तब एक हल नहीं आएगा। इसलिए यदि आप x का एक मान चाहते हैं, y का एक मान चाहते हैं, तो x y में दो समीकरणें होनी चाहिए। इसीलिए यहां पर दो कंडीशन दे रखी है, तो ये दो समीकरणें बना ली। अब मैंने ये हल करनी है, तो प्रतिस्थापन विधि से करिए। आपने प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल सीखा हुआ है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सीखा हुआ है, आपने ग्राफ के मेथड से क्वेश्चन का हल करना सीखा हुआ है, आपने विलोपन विधि से समीकरणों का हल करना सीखा हुआ है। तो जो चाहो उस विधि को यूज करो। तो मैं समीकरण एक से y बराबर 27 माइनस एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से y का मान निकाल दिया, 27 माइनस एक्स, इसको राइट हैंड साइड में ले गया, y का मान निकाल दिया और उसको मैं समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूं। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। यहां से y का मान निकाल दिया, इसमें रख दीजिए, तो समीकरण 2 आपकी क्या बन जाएगी, x इंटू वाई की जगह लिख दीजिए 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 27x, x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, ये तो वहां प्लस हो जाएगा, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। क्या किया, इसको राइट हैंड साइड में ले गया, प्लस बन गया, ये यहाँ प्लस था, राइट हैंड साइड में ले गई माइनस हो गया, सब मैंने एक ही तरफ कर दिया। ठीक है, मैं तो जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन, आप तो जितना सॉल्व करेंगे उतना आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा। मैं इतना लैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि आपकी समझ में बात आ जाए ठीक से। आपको एग्जाम में बहुत लंबा कुछ नहीं करना है, जितना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये त्रिपदी से होगा, ट्राइनोमियल। इसके फैक्टर कैसे होंगे, तो इसका मल्टीप्लाई क्या है, 182 एक्स स्क्वायर आ गया। अब 182 के दो फैक्टर ऐसे करिए कि जोड़ा घटाने पर -27 आ जाए और गुणा करने पर इतना हो जाए। अब सीधा सीधा देख के मालूम नहीं चलेगा, तो इसके गुणनखंड निकालिए, फैक्टर निकालिए 182 के 2 से डिवाइड करिए, 2 9 जा 18 1, ठीक है, और 13 7 91 13 हो गया, तो 182 हो गया डियर स्टूडेंट, 2 इंटू 7 इंटू 13, तो ये हो जाएगा बराबर 7 दूनी 14 गुणा गया 13। 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा, 182 एक्स स्क्वायर है ना, तो 13 और 14 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 182, परंतु बीच में -27 चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, -27x के दो हिस्से हो गए, -14x माइनस 13x, इन दोनों को प्लस कर दे तो ये आ गया, -14x और -13x कितना, -27x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लीजिए, क्या करेंगे, इसमें x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस बच गया 14
इन दोनों में 182 को क्या लिख सकते हैं आप, 14 इंटू 13, यहाँ पर लिख दीजिए 14 इंटू 13, तो 13 कॉमन आ जाएगा, मैंने -13 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यदि मैं इसको खोलूंगा इसके मल्टीप्लाई से तो ये आएगा, और -13 और -14 माइनस माइनस प्लस 13 और 14 182, ठीक हो। अब x माइनस 14 दोनों में कॉमन है तो ले लिया, ठीक है। यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा -13 इज इक्वल टू 0, ठीक है डियर। अब चलिए इसके आगे बात करते हैं। अब मेरे पास दो चीजें आ गई हैं, क्या क्या आ गया है कि x माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है। इन दो का मल्टीप्लाई 0 है, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये 0 है या ये 0 है, ठीक है, या दोनों 0 हैं, ठीक है। तभी तो दो चीजों का गुणा 0 हो रहा है, इसका मतलब उनमें कोई ना कोई 0 है या दोनों 0 हैं। तो यदि मैं इसको 0 मान लूं, यदि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया x बराबर 14, ये वहां जाके प्लस हो गया, और यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 13, ठीक है। x माइनस 13 0 है तो x कितना हो गया 13। अब आप देखो यदि x 14 है, देखो तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 देखो, यहां मैं x की वैल्यू 14 रख दूं तो 14 प्लस वाई, आप देखो 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 27, तो y हो जाएगा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13, ठीक है। और यदि x इज इक्वल टू मैं 13 रखूं यहां से इसमें, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस वाई इज इक्वल टू 27, तो y बराबर वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 14। तो x के भी दो वैल्यूज हैं, x बराबर 14 तो y बराबर 13, यदि x बराबर 13 तो y बराबर 14, ठीक है। 14 और 13 27, 13 और 14 27, ठीक है। तो क्या हो जाएंगी संख्याएं आपकी, वे संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, आप लिख दीजिए 14, 13, 14, 13 बोलो चाहे 13, 14 बोलो, एक ही बात है, ठीक है डियर। तो इस रूप में क्वेश्चन करना था। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP is 1050 and its first term is 10, then find its 28th term। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 16 तक 2 मार्क्स के हैं, और 17 से 4 मार्क्स के हैं। तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया वो 4 मार्क्स का था, ठीक हो गया। तो 17, 18 वाला भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका एक तो फर्स्ट टर्म दे रखा है, आप देखिए इसका हल करते हैं। प्रथम पद AP का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, उसको हम A से दिखाते हैं, वो आपको दिया हुआ है 10, ठीक। माना सार अंतर कॉमन डिफरेंस, CD लिख देता हूं, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। सार अंतर को क्या मान लेता हूं, D मान लेता हूं। तो n पदों का योग, AP के n पदों का योग, sum of n terms of an AP is given by Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ये होता है AP के n पदों का योगफल इस रूप में देते हैं, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 to d। आपको दिया क्या क्या है,
किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल। योग दिया हुआ है 14 टर्म्स का, इसका मतलब S14, n की जगह पे 14 टर्म का सम कितना है? देखो n/2, n मतलब 14, पदों की संख्या 14 हो गई, 2 × a 10 प्लस n कितना है 14 -1 × d, ये तो मालूम नहीं है, और ये हमको दिया हुआ है 14 पदों का योगफल कितना है 1050। तो आप लिख देंगे 1015 इज इक्वल टू, उसको काट लीजिए 7 टाइम्स, ये हो जाएगा 20 प्लस 14 माइनस 13 डी, इस 7 इसके नीचे आ जाएगा, तो 20 प्लस 13 डी कितना हो गया बच्चों 1050/7, काट लीजिए 7 × 7, 7 × 35, 150 हो गया। तो आपके पास क्या रहा, आप देखिए यहां सॉल्व कर लेते हैं, 20 प्लस 13 डी इज इक्वल टू 150, तो 13 डी कितना हो गया उस टाइम 150 माइनस 20, तो 13 डी हो जाएगा 130, तो डी कितना हो जाएगा 10 नीचे चला गया 130/13, तो 10 टाइम हो जाएगा, तो डी की वैल्यू भी आपके पास क्या 10 आ गई। हमको डी चाहिए था, डी क्यों चाहिए था, आगे का प्रश्न का और हिसाब करने के लिए। जो दिया हुआ था क्वेश्चन में हमेशा पहले ये देखना है कि दिया क्या है, दिया था 14 टर्म्स का सम, 14 पदों का योग दिया हुआ था, तो उसका मैंने यूज किया, मुझे डी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसका 20वां पद, 20वां पद, एपी का 20वां पद, 20th टर्म। अब आप जानते हैं उसका सूत्र क्या होता है, TN, nवां पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 × d, ये वाला फॉर्मूला है, दो ही तो फॉर्मूला है इसमें। तो TN, n मतलब 20वां पद क्या हो जाएगा a, प्रथम पद तो 10 है, 10 प्लस n माइनस 1, n इज 20 माइनस 1 × d, ये आपका 10 है, ठीक हो गया। तो T20 कितना हो जाएगा, 20वां पद कितना हो जाएगा 10 प्लस, देखो 20 माइनस 1 19, 19 × 10 190, तो ये हो गया 200, तो 20वां पद हो गया 10, 20th टर्म इस एपी का कितना हो गया 200 हो गया, 20th टर्म आपका कितना हो गया 200 हो गया। ठीक है, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो बड़े ध्यान से करिए, बड़े आराम से करिए, अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, फिर उसके लिए आगे फिर काम करेंगे। ठीक है।